नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। जब से उपचुनाव हुए हैं बीजेपी को लगातार तगड़े झटके मिल रहे हैं। शायद ये इतना बड़ा झटका जो बीजेपी सहन कर गई, शायद सहन भी न कर पाती, क्योंकि आखिर ये मुद्दा ही ऐसा था। आखिर ये उपचुनावों की सीट ही ऐसी थी। आखिर उन उपचुनाव जो हुए हैं, जिन सीटों पर हुए हैं, उन सीटों से जो निकलकर जो नेता जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम, वो चेहरे ही ऐसे थे। शायद हार के किसी को उम्मीद भी ना थी, लेकिन जिसकी चीज़ की उम्मीद ना हो और वो हो जाए तो लगता है उससे बड़ा झटका और कोई नहीं हो सकता। तो वहीं मैं आपको कुछ ना बोलते हुए सीधे आपको ले चलता हूँ एक खबर की ओर, जिसमें पहले मैं आपको शीर्षक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। उपचुनाव में हार के बाद भाजपा को लगा एक और तगड़ा झटका। इस दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी। आखिर कौन से ये दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़कर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। एक झटका तो बीजेपी को पहले ही मिल चुका है जब से उपचुनाव में हार हुई है, और उसके बाद ये कौन सा झटका है। तो पहले देखते हैं हम आखिर उपचुनाव में मिली हार के बाद कैसे कैसे बयान आए, क्या क्या बयान सामने आए हैं, लोगों के कितने अंतर से पार्टियां जीती हैं, और वो कौन से प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है, और पार्टियों के इस पर क्या बयान है, देखिए खास रिपोर्ट में। गोरखपुर और फूलपुर के लिए आखिरी वक्त पर अनमने ढंग से हुआ सपा बसपा का गठबंधन काम कर गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पिछली बार जीती फूलपुर लोकसभा सीट इस बार सपा बसपा ने एक होकर भाजपा से छीन ली। यह पहला मौका है जब 27 साल से भाजपा के गढ़ गोरखपुर में सपा बसपा मिलकर जीती। सबसे पहले फूलपुर के नतीजे आए। यहाँ सपा के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल जीत गए। वहीं गोरखपुर में भी सपा के प्रवीण निषाद जीत गए। दोनों सीटों पर पिछली बार से करीब 12% कम वोटिंग हुई थी। हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये जनता का फैसला है, हम सभी को इसे मानना चाहिए। अति आत्मविश्वास और आखिरी समय में सपा बसपा की राजनीतिक सौदेबाजी के कारण हम हार गए। तो वहीं आपको बता दें, फूलपुर में सपा के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को 3,42,796 और बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 2,83,183 वोट मिले। नागेंद्र पटेल 59,613 वोटों से जीते। तो वहीं बात करें गोरखपुर की, तो सपा के प्रवीण निषाद को 4,56,513 वोट मिले। बीजेपी कैंडिडेट्स उपेंद्र शुक्ला को 4,34,632 वोट मिले। निषाद 21,881 वोट से जीते। तो वहीं आपको बता दें, इस सीट पर पिछले 8 चुनाव से गोरखनाथ मठ का कैंडिडेट ही जीता रहा था, जो अपने आप में एक इतिहास रचता है। बीजेपी के लिहाज से 27 साल बाद और मठ के लिहाज से 29 साल बाद ऐसा हुआ है जब यहां गोरखनाथ मंदिर से इतर कोई कैंडिडेट जीता। महंत अवैधनाथ 1989, 1991 और 1996 में जीते। 1989 में हिंदू महासभा के टिकट से और बाकी 2 बार बीजेपी के टिकट पर। इसके बाद 5 बार यानी 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही यहां से जीतते रहे थे। तो वहीं गोरखपुर और फूलपुर में भाजपा को रोकने के लिए 25 साल बाद सपा और बसपा साथ आई। इससे पहले 1993 में काशीराम और मुलायम सिंह साथ आए थे और सरकार बनाई थी। बाद में यह अलायंस 1995 में टूट गया था। तो वहीं 2014 में यह योगी आदित्यनाथ 5,39,127 वोट पाकर जीते थे। सपा बसपा के मिले वोटों की संख्या 4,02,756 थी, लेकिन यहां भी 2017 में सपा और बसपा के कुल वोट बीजेपी से 72,000 आगे थे। और इस बार की बात करें तो गोरखपुर में बसपा से पहले सपा ने 10% मुस्लिम वोट के बीच पकड़ रखने वाली पीस पार्टी और 18% निषाद वोटरों के बीच पकड़ रखने वाली निषाद पार्टी से गठबंधन किया। यहां तक कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष के बेटे प्रवीण निषाद को सपा का टिकट दिया। इसके बाद बसपा ने भी उसे समर्थन दे दिया। बीजेपी ने यहां उपेंद्र दत्त शुक्ला को टिकट दिया था। पहली बार बीजेपी ने किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा, जिसका नतीजा यह निकला, यहां 2014 में 54.6% के मुकाबले 43% मतदान ही हुआ, यानी बीजेपी के कम वोटर घरों से निकले। योगी आदित्यनाथ ने माना कि यहां बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गई है। तो देखा आपने कि किस तरह से पार्टी के बीच कैसे मुकाबला चल रहा था, और जिस तरह से ये जीत
एकदम ऊंट किस करवट बैठा है, एकदम नतीजे किस करवट आए हैं, उसको किसी पर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि दोनों ही सीटें बहुत अहम हैं और जिन नेताओं की ये सीटें थी वो भी बहुत वर्चस्व वाले हैं। और तो जाहिर सी बात है, और ये कहा जा रहा था कि अगर ये सीटें जीतनी है तो विपक्ष को कड़ी मेहनत, एड़ी चोटी का जोर, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाकर शायद, तब भी ये मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन जिस तरह से इन दोनों सीटों को सपा बसपा ने छीना है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो वहीं मैं अब आपको ले चलता हूं खबर की ओर। आखिर खबर में है क्या? गोरखपुर और फूलपुर में भाजपा हार गई है और इस हार का असर अब पार्टी पर भी दिखने लगा है। तो एक तो भाजपा वैसे ही हार से बहुत उदासी है, तो दूसरी तरफ अब इसके अपने भी बेगाने हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपने कितने बेगाने हो रहे हैं ये हमने आपको पहले भी बताया था कि एक तरफ जो कि वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया, जो कि भाजपा के बड़े नेता माने जाते थे, वीएचपी के नेता माने जाते थे, उन्होंने किस तरह से अलग होकर संघ पर आरोप लगाए और कद्दावर नेता थे और हर कोई उनसे वाकिफ है, और उनके अलग होने से पार्टी को कितना नुकसान हुआ है ये बखूबी सब जानते हैं। जिस तरह से वो अलग हुआ और उसके बाद बीजेपी की सबसे पुरानी पार्टी जो कि शिवसेना, महाराष्ट्र की शिवसेना, उसने भी अलग होने की बात कही। उन्होंने साफ कहा कि अब जो भी चुनाव होंगे उसमें शिवसेना बीजेपी से अलग मैदान में उतरेगी, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये पहला। और फिर उसके बाद टीडीपी यानी कि तेलंगाना यानी कि तेलुगु देशम पार्टी ने भी बीजेपी से अपना नाता, एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी ने जो उनकी नजरअंदाजी की है उससे पार्टी बेहद नाराज है और इसी की तर्ज पर उनसे गठबंधन तोड़ दिया। यानी कि पहला झटका प्रवीण तोगड़िया ने, दूसरा झटका शिवसेना ने, तीसरा झटका जो कि टीडीपी ने दिया। कितने झटके और लगेंगे अभी पता नहीं है। 2019 से पहले अभी ये कितने झटके और लग सकते हैं शायद साफ भी नहीं है। तो वहीं हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दरअसल मामला यह है कि पलामू के पूर्व सांसद घोरन राम ने कहा है कि भाजपा सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हित के लिए कार्य कर रही है। देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं पलामू के पूर्व सांसद घोरन राम ने। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हित के लिए कार्य कर रही है और भाजपा दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी है। उन्होंने अब भाजपा में घुटन हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर, देखिए आप, कितना बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हिटलर शाही शासन कर रही है। यह सब बातें उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में बोली हैं। मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा आपको, क्योंकि जो आरोप हैं वो बेहद ही संगीन है, बहुत ही बड़े आरोप हैं जिससे बीजेपी सरकार गिर सकती है। पलामू के पूर्व सांसद घोरन राम ने कहा है कि भाजपा सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हित के लिए कार्य कर रही है और भाजपा दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी है। यानी कि भाजपा दलितों के, अल्पसंख्यक और पिछड़ा और आदिवासियों की विरोधी सरकार है। उन्हें अब भाजपा में घुटन हो रही थी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हिटलर शाही शासन कर रही हैं। यह सब बातें उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कही। ये भाजपा के लिए एक और तगड़ा झटका है। पूर्व सांसद घोरन राम ने अपने दर्जन भर समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया। याद रहे कि वो वर्ष 2014 में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो अब किस पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन ये साफ जरूर कर दिया है कि वो भाजपा से बेगाने हो गए हैं। लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वो ऐसी किसी पार्टी में जाएंगे जिसमें वो गरीबों की आवाज बनकर काम कर सके। उन्होंने एक और खुलासा किया कि उन्होंने कहा कि भाजपा से नाराज कार्यकर्ता की लंबी सूची है और आने वाले वक्त में सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को धान का भुगतान नहीं किया गया है और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो पलायन को विवश हैं। सरकार राज्य में ही दोहरी नियोजित नीति लागू कर पलामू प्रमंडल सहित 11 जिलों के शिक्षित युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ही विशेष जाति को अपमानित करने का काम गढ़वा में किया है। ये सभी आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जहां एक और सरकार
किसानों के धान का भुगतान नहीं कर रही। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो पलायन को विवश हैं, जो गांव से शहर की ओर आते हैं, लेकिन यहाँ भी वो शायद पलायन को विवश हो जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ वो शहर में आते हैं, जब नौकरी नहीं मिलती और सरकार से उन्हें जवाब मिलता है कि आखिर पकौड़े बेचने वाला भी युवा रोजगार है। पकौड़े बेचने वाला भी कोई बेरोजगार नहीं है, उसे भी रोजगार माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, सरकार देखने वाली बात है कि आखिर सरकार किन वादों के साथ आई थी और वो क्या वादे पूरे कर रही है या नहीं। तो कुछ भी हो, तो महज बीजेपी सरकार को लगातार झटके मिल रहे हैं और देखने वाली बात है होगी कि आखिर 2019 से पहले और कितने झटके मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।